तो देखिए, जैसा कि हमारा जो क्लास चल रही है आधुनिक भारत के इतिहास की, तो हम चूँकि लॉर्ड इरविन पढ़ रहे हैं, तो इरविन की जो अवधि है, जैसा कि आप जानते ही हैं, इरविन की अवधि है 1926 से लेकर 1931। इस बीच में जो हमारी कल की जो लास्ट क्लास हुई थी, जो अब हम पढ़ रहे थे, तो हमने कल लास्ट क्लास लाहौर अधिवेशन की थी, जो उसके बारे में बताया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इरविन से संबंधित, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हालांकि हम एक ही चीज़ कवर नहीं करेंगे, इसके दाएं बाएं की चीज़ें भी बिल्कुल कवर हो जाएंगी एक ही लेक्चर में। इसीलिए प्रत्येक बिंदु को जो भी मैं बताऊंगा उसे बस ध्यान से सुनना है और पॉइंट को नोट करते जाना है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन के बाद की जो महत्वपूर्ण बात है हिस्ट्री में, जो इरविन के समय की महत्वपूर्ण घटना है, तो आपने पढ़ी होगी पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत फेमस आंदोलन है, और अगर मैं बात करूं तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन भी मानो इसे, क्योंकि पहला सबसे बड़ा भारत छोड़ो भी है अपने आप में, है ना। तो उस सीक्वेंस में देखें तो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन भी है ये। और साथ के साथ स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि अभी क्या है, हमें किससे स्टार्ट करना है। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, ये बात मैं भी मानता हूँ, इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सब ने पढ़े हैं, है ना। ऐसा कोई ना है कि जिसने हिस्ट्री में सविनय अवज्ञा आंदोलन ना पढ़ा हो, है ना। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन को वास्तविक तौर पर पढ़ने का तरीका क्या है, उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, और उसके साथ साथ कितनी चीज़ें कवर हो जाएंगी एक बार में, ये आप इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे कि हम किस तरीके से हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आप हेडिंग डालेंगे महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग। महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग। बस पहले तो इतना ही लिखना आपको, महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग, बस इतना हेडिंग डालिए आप, क्योंकि हमें लिखना वही है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ज़्यादा लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप सभी ने ये लिख लिया है महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग। मैं कल भी हालांकि लास्ट पॉइंट में इस पर मैंने कुछ बात की थी लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले तो कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वनडे एग्ज़ाम का मतलब है जिसमें परीक्षा मेंस नहीं होती है, यानी कि एक ही दिन में हार जीत जो हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम इंडिया में, ऐसे ही एग्ज़ाम की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 11 सूत्रीय मांग किसकी थी, पहले तो ये। तो 11 सूत्रीय मांग जो थी स्टूडेंट, ऐसा याद रखना है, 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी से संबंधित थी या महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, पहली बात। क्लियर? क्वेश्चन तो यही पूछा जाना है, क्या है 11 सूत्रीय मांग, मैं उन पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले ये बात समझ लें, ये 11 सूत्रीय मांग जो है, मैंने ऐसा बताया ही क्यों है कि 11 सूत्रीय मांग वाला पॉइंट आया क्यों है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसने भी पहले पढ़ा है, अगर उसने 11 सूत्रीय मांग को नहीं पढ़ा है तो समझो कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन अधूरा पढ़ा है। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर वास्तविक शुरुआत कहीं से हुई तो वो 11 सूत्रीय मांग से ही हुई थी स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, उस कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है और एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, कितना बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बनेगा। ब्रिटिश सरकार ने कौन सी मांग अस्वीकार कर दी थी, तब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 11 सूत्री मांग जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ पैनल है, इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखें। बस इतना याद रखना है कि 11 सूत्रीय मांग किसकी थी, गांधी जी की थी। इसके अलावा मैंने कल भी इस बात को बताया, इसे बस ऐसे ही याद रखो, ज़्यादा याद रखो। अगर कभी भविष्य में पूछे 20 सूत्रीय मांग किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी, ये भी हमें याद होना चाहिए। भविष्य में अगर कभी पूछे कि 10 सूत्रीय मांग किसकी थी, तो नरेंद्र मोदी की थी, ये भी याद रखना, कभी पूछेगा एग्जाम में। क्लियर? और 14 सूत्रीय मांग किसकी थी, मोहम्मद अली जिन्ना की थी। ये जो 4 सूत्रीय मांग मैंने आपको बताई है 4 प्रकार की, ये जब तक आप सेलेक्ट होंगे परीक्षा में, जब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, बशर्ते आपको चारों मांगें याद होनी चाहिए। क्योंकि ये नॉर्मल मांग नहीं थी, ये क्या मांग होती हैं आप सोच रहे होंगे मांग क्या है, तो इन्हें मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए। अगर सामने वाली सरकार के सामने जो अपनी 11 बातें रखी जाती हैं या अपनी 20 बातें रखी जाती हैं,
या सरकार द्वारा 20 बातें रखी जाती हैं कि हम ऐसे ऐसा करेंगे, तो उनको क्या कहा जाता है? मांग कहा जाता है। वो होती है 11 सूत्रीय मांग या फिर 20 सूत्रीय मांग। एक बार पुनः बता रहा हूँ, याद से ध्यान से सुनना है। 20 सूत्रीय मांग इंदिरा गांधी, चूँकि मैं इसलिए बता रहा हूँ पिछले साल पैट के एग्जाम में भी पूछा गया। दूसरी याद रखनी है, 14 सूत्रीय मांग कभी पूछे तो मोहम्मद अली जिन्ना, और भविष्य में पूछे 11 सूत्रीय मांग तो फिर महात्मा गांधी, और अगर कभी भविष्य में पूछेगा कौन सी बची हमारी 10 सूत्रीय मांग तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इतना याद होना चाहिए हमें, ठीक है। क्या थी ये 11 सूत्रीय मांग, कब आई? अगर डेट पूछेगा, एसआई का सवाल है या उससे सिविल सर्विस का, तो थोड़ा उसे भी लिख लें। 31 जनवरी 1930 को ये मांग प्रस्तुत की थी गांधी जी ने। ध्यान से सुनिए, डेट लिख लें नीचे के साथ 31 जनवरी। अब सिर्फ डेट लिखनी है आपको। 31 जनवरी 1931 को, 1930 को ये मांग प्रस्तुत की। बस आप इन दो चीज़ों को याद रखिए भाई। मैक्सिमम सवाल अगर मैं देखूं तो ये बड़े लेवल पर कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ अर्थ ये है, अगर 11 सूत्रीय मांग किसकी थी? महात्मा गांधी। पहला प्रश्न कवर। दूसरा कि इन्होंने ये मांग ब्रिटिश सरकार के सामने कब रखी थी? अगर ऐसा पूछ ले, बहुत देखो सीधी सी बात है, अच्छे रैंक के एग्जाम में ही कभी ये सवाल बनेगा भी निश्चित है। तो याद रखेंगे 31 जनवरी ये 1930 को किनके सामने रखी थी? ब्रिटिश सरकार के सामने, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल, जो आमतौर पर जब आप परीक्षा देने जाते हैं ना, तो कई बार आपने देखा होगा एक प्रश्न पूछा जाता है, यंग इंडिया पत्र के प्रकाश संपादक कौन है? यंग इंडिया कई बार देखा होगा, उसके महात्मा गांधी हैं संपादक। ध्यान से सुनिए, वो इसी से रिलेटेड लिंक करता हुआ पॉइंट है, बशर्ते हम वहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। सवाल सेम यही होगा, इससे संबंधित ये पूछा जा सकता कभी लिंक करके कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किस अखबार या किस पत्रिका या किस पत्र के माध्यम से की थी? तो जस्ट अगली लाइन में लिख लें, यह मांग यंग इंडिया पत्र के माध्यम से, यह मांग यंग इंडिया पत्र के माध्यम से यह मांग यंग इंडिया पत्र के माध्यम से यह मांग यंग इंडिया पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने रखी गई थी। बस इतना लिखो, बिल्कुल फिक्स पॉइंट लिखते चलना है। यह मांग यंग इंडिया पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने रखी गई थी। मैंने सिर्फ इस प्रश्न को इसलिए बताया है, ये बिल्कुल हटके भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, यानी कि डायरेक्टली भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अब आपने ये क्लियर किया कि अगर भविष्य में ये क्वेश्चन आ जाए कि किस पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांग रखी थी, तो चूंकि हम इसे पढ़ भी रहे हैं तो याद रखना यंग इंडिया पत्र के माध्यम से। क्लियर? अगर कभी एग्जाम में ये सवाल आ जाए अलग, अब बिल्कुल अलग आएगा, वो पूछेगा यंग इंडिया पत्र के संपादक या प्रकाशक कौन, यानी कि संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्वेश्चन यहाँ से बेहतर बन सकता है, ये कैसा पत्र था? बहुत ध्यान से सुनिए तो लिख लें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उस समय अंग्रेज थे? अंग्रेज क्या हिंदी थोड़ी जानेंगे? तो एक बेहतर सा सवाल ये भी है, यहाँ पर हिंदी करने वालों की संख्या हो सकती है परीक्षा में ज़्यादा हो जाए, तो विशेष रूप से समझें। कभी एग्जाम में पहले तो ये क्लियर कर लो, यंग इंडिया पत्र के संपादक जो थे वो महात्मा गांधी, पहला प्रश्न। दूसरा कि यह पत्र अंग्रेजी भाषा का था या हिंदी का? लिख लें, यह पत्र अंग्रेजी भाषा का था। यह पत्र अंग्रेजी भाषा का था, यानी कि अंग्रेजी भाषा का पत्र था। बहुत बेहतर क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यंग इंडिया पत्र की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। क्लियर? और साथ ही साथ ये भी लिख लें, आपने देखा होगा कई बार क्या है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ऐसा पूछा जाता साप्ताहिक ही, मासिक ही, त्रैमासिक ही, है ना? तो लिख लें यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, पत्र था, ऐसा लिख सकते हैं साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में आने वाला, आप जानते होंगे। साप्ताहिक।
और इससे रिलेटेड क्या बेहतर क्वेश्चन हो सकता है, इस पत्र की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? यंग इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो लिख लें 1919 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। 1919 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। क्लियर? इतना क्लियर हुआ सभी के? अब ध्यान देना ये है कि अब ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है स्टूडेंट। आज से पहले आपने भले ही किसी तरीके प्रकार से हिस्ट्री भले ही पढ़ी हो, लेकिन अगर एक लाइन में और बताने जा रहा हूँ इसके बाद ये मान के चलिए फिर ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फिर ज़रूरत नहीं है आपको अन्य जोर लगाने की ज़्यादा बिल्कुल भी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांग की थी, पहली बात ख़त्म। दूसरा, क्या थी 11 मांगे मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, लिखने की उन्हें आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऐसे सवाल सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, फिर भी मैं बताऊंगा। कब की थी? 31 जनवरी 1930 को ये मांग अंग्रेज़ सरकार के सामने रखी थी। किस पत्र के माध्यम से रखी? सवाल ये बनता है, तो याद रखेंगे यंग इंडिया पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। यंग इंडिया पत्र कैसी भाषा का था? अगर पूछा जाए अंग्रेजी भाषा का था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। और इसकी यंग इंडिया पत्र की शुरुआत कब हुई? अगर ऐसा पूछ ले 1919 में इसकी शुरुआत हुई। और साथ के साथ लास्ट सवाल ये जो हमें याद रखना, यंग इंडिया पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये मांगे गांधी जी ने किसके सामने रखी? अगर ये पूछ ले तो लिख लें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने रखी थी, लिख लें। यानी किसके सामने रखी थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड इनके सामने रखी थी। अगर आप मेरे कहने से इतना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इतना जितना मैंने ये बता दिया, तो ये मान के चलिए स्टूडेंट भविष्य में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी आएंगे ना आपके, जब तक आपका सिलेक्शन होगा कभी गलत नहीं होगा। लिख लेना इस बात। आगे की बात तो अभी हम चलाने वाले हैं, लेकिन ये भी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि 11 सूत्रीय मांग केवल इतनी ही नहीं पढ़नी है। अगर वास्तव में क्लियरली हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें लगभग इतना पढ़ने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, यानी कि मेरे अनुमान के हिसाब से, क्योंकि सभी का अलग अलग अनुमान होता है, ठीक है। अब वो 11 सूत्रीय मांग क्या थी सिर्फ ऐसे ही सुनेंगे, इन्हें लिखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। अगर सुनना चाहते हैं तो फिर से मैं ग्रुप में भी डालूँगा पढ़ाई के, उसमें वापस एक बार सुने ताकि सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। पहली मांग क्या थी कि उस समय अंग्रेज जो थे सेना के खर्च पर ज़्यादा खर्च करते थे, तो गांधी जी ने कहा कि भाई 50% कटौती करो सेना के खर्च में, तभी तो भारत की स्थिति थोड़ी सुधरेगी। दूसरी बात क्या थी कि जो ICS सिविल सर्विसेज है, जो हमने सामने पीछे भी बात करी लेक्चर में, उनके अधिकारियों के वेतन में भी 50% की कमी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेतन जाता है वहाँ पर। अगर तीसरी महत्वपूर्ण बात की बात करूँ, पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए, यानी कि भारत में पूरी तरीके से शराबबंदी होनी चाहिए, जैसे कि आज भी नहीं है ना। आप जानते होंगे कि अगर चाहे तो राज्य सरकार इस पर रोक लगा सकती है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है बताएगा कोई? यानी कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वो चाहे तो इन पर रोक लगा सकती है? तो एक DPSP का आर्टिकल है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में आता है, शायद 46-47 के आसपास है, उस पर हम कभी बात करेंगे जब पॉलिटी में होगा, ठीक है। तीसरी थी कि राजनीतिक बंदियों की, चौथी थी राजनीतिक बंदियों की रिहाई होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि जो क्रांतिकारी बंद है ना, जो बंद कर दिए हैं जेल में अंग्रेजों ने, उनकी रिहाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें जेल में ही बंद कर दिया, ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या ही, गुप्तचर विभाग जो था उस समय किसका? ब्रिटिश सरकार का, उसमें सुधार होना चाहिए। ये मांग थी किसकी? महात्मा गांधी की। इसके अलावा मैं बात करूं शस्त्र लाइसेंस जो आज भी रखते हैं लोग, शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति मिलनी चाहिए ताकि ये भी शस्त्र लाइसेंस रख सकें भारतीय लोग भी, क्योंकि इन पे तो उस समय लाठी डंडे ही है और अंग्रेज़ों पे क्या थी? राइफल थी। तो लाठी डंडों के अगर राइफल तो बिल्कुल भी
लाठी डंडों के अगर राइफल तो ज़्यादा मजबूत है ना। तो ऐसा कहा। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि कपड़ा उद्योग को संरक्षण मिलना चाहिए, हमारे कपड़ा उद्योग को, है ना। इसके अलावा नौवहन को भारतीयों के लिए संरक्षित करिए। नौवहन का मतलब है जो नौका चलती है ना, नौका, उसमें भी भारतीयों को संरक्षित कीजिए, यानी कि भारत की भी कुछ अलग इनकम हो लोगों की। इसके अलावा नमक कर की समाप्ति होनी चाहिए, क्योंकि नमक बनाने पर भी कर लगा हुआ, ज़्यादा भी ना तो नमक बनाने पर भी ब्रिटिश सरकार ने क्या लगा दिया था, कर। अब आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसे डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी स्टार्टिंग बेस पॉइंट कहाँ से बना, तो वो यहाँ से बना था स्टूडेंट। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 11 सूत्रीय मांग थी, जब ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी से नहीं मानी, मतलब कि ये नहीं मानी गई, ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, तब महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का निर्णय लिया। अगर कभी भविष्य में ये सवाल एग्जाम में पूछा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने किसके विरोध में की थी, 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार ने नहीं मानी थी, तब जाके क्या की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से जरा लिखें, जो लिखने की चीज़ है, गांधी जी की इन मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। एक लाइन लिखनी है, पहले लिख लें, गांधी जी की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की मांगों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये आप देखेंगे, कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार क्यों देती ध्यान, आप ये बताइए। वो पूरा अपना पैनल चला रहे थे अंग्रेज। हालांकि महात्मा गांधी उस समय आप जानते भी होंगे कि भाई एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, अच्छे राजनीतिक क्रांतिकारियों में से एक थे उस समय। ये हुए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, है ना, चित्तरंजन दास, बहुत सारे हैं। तो जब ध्यान नहीं दिया, अब क्या सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसकी जो शुरुआत थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, कहाँ से ये निर्णय लिया गया कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, डेट भी याद होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 31 जनवरी 1930 को किसकी क्या कहा था, गांधी जी ने मांग की थी। सीधी सी बात है, इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होगा, ये भी क्लियर है। भले ही 1930 में हुआ हो, लेकिन इसके बाद में ही हुआ होगा। ठीक है, तो एक डेट लिखेंगे, 14 फरवरी 1930, जस्ट इसके बाद 14 फरवरी 1930 को फरवरी 1930 को, ये डेट आप दिमाग में बैठाओ स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा है कि ये आपको डबल फ़ायदे करेगी। जीडी वगैरह के में कांस्टेबल में पूछ ली कभी, तो बहुत अच्छी डेट है, याद रखनी है। एसआई वगैरह में तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं जो पेपर को मॉडरेट बनाते हैं। ठीक है, तो 14 फरवरी कैसे याद रखोगे इस डेट को, देखो ऐसे याद रखिए, 14 फरवरी को ये हमला हुआ था पुलवामा में, अभी कुछ समय पहले। ठीक है, तो 14 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। यानी कि निर्णय कहाँ लिया, सवाल ये पूछा जाएगा। तो 14 फरवरी 1930 को लिया। दूसरा लिख लें, साबरमती आश्रम गुजरात में लिया गया, बस इतना लिखना हिंट पॉइंट। 14 फरवरी 1930 को लिया और गुजरात के साबरमती आश्रम में निर्णय लिया। गुजरात के साबरमती आश्रम में निर्णय लिया। यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, निर्णय की भाई हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है, तो उससे जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है, जो दो डेट आपके एकदम से याद हो जानी चाहिए बाय सीक्वेंस। ये सीक्वेंस में चल रहे हैं, मैंने ऐसा सीक्वेंस पढ़ाया है अब तक लेके मध्यकालीन भारत के इतिहास से, और आधुनिक ख़त्म होने वाला है। और अब सीक्वेंस में ही पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटी की वास्तविक शुरुआत 1946 के कैबिनेट मिशन से हो जाती है ना, जब सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा ये लाया गया कैबिनेट मिशन।
तो 14 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी ने जब मांगे स्वीकार नहीं की, किसने, ब्रिटिश सरकार ने, तब 14 फरवरी 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से निर्णय ले लिया कि भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है। सवाल कभी भविष्य में ये पूछा जाए कि किस जगह से या किस स्थान से महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से, यानी कि अहमदाबाद। दूसरा, कब डेट पूछी जाए तो 14 फरवरी 1930 को ये निर्णय लिया अभी। क्लियर। अब साथ के साथ याद रखेंगे, निर्णय लेने का मतलब क्या है यहाँ से, केवल एकमात्र महात्मा गांधी निर्णय नहीं ले रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही तो जुड़े हुए। तो ऐसा भी कभी पूछा जा सकता, INC समझ लो, शॉर्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसा कह दो, एक ही बात है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपने बहुत पढ़े होगा पहले, दांडी मार्च। स्टूडेंट, जो दांडी मार्च था ना, दांडी मार्च यानी कि दांडी एक जगह है गुजरात में, और वहाँ तक का मार्च को कहा जाता है दांडी मार्च। और मार्च यानी कि पैदल मार्च, समझ रहे हैं। तो दांडी मार्च जो चलाया गांधी जी ने, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग जो हुई वो दांडी मार्च से ही हुई थी। सीक्वेंस में लिखेंगे, बिल्कुल आगे लिखें। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से की। दांडी मार्च से की। अगर आपसे भविष्य में ये क्वेश्चन बन जाए कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बता दोगे 12 मार्च 1930। क्लियर। यानी कि अब यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस मार्च से की, दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, 12 मार्च 1930, यानी कि मार्च की शुरुआत मार्च में ही हुई, ऐसा भी याद रखो। फिर सीक्वेंस भी है, मांगे जनवरी फरवरी में तय किया गया कि नहीं मान रहे तो आंदोलन चलाएंगे, और फरवरी के बाद मार्च में आंदोलन। बस इतना सीक्वेंस हल्का सा दिमाग में ज़रूर रखिए। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई दांडी मार्च से। क्लियर। और आगे ये लिखना है कि 78 अनुयायियों के साथ, 78 संख्या जरूर याद रखें, कभी पूछा जाएगा। 78 अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ मार्च प्रारंभ किया। अच्छा, अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई बात मान रहे हैं दूसरे, यानी कि आप ये मान के चलो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ बात कहूँ और आप मेरे पीछे चल दें, तो वो होता अनुयायी। अनुयायी का जो सामान्य भाषा में अर्थ है वो ये भी है कि उनके कहने पर चलने वाला, उनके कहने पर चलने वाला, जिसके भी कहने पर जो चलते हैं, तो उन चलने वालों को क्या कहा जाता? अनुयायी। तो 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने मार्च भी किया, ये हमेशा याद रखना, कई बार सवाल पूछा जाएगा। और साथ के साथ आगे लिख लें 200। देखिए इसमें क्या है कि दो सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। कभी हो सकता भविष्य में क्या करेगा एग्जामिनर, क्या सेट करेगा वहाँ पे, पक्की बात है यही सेट करेगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ। 241 मील की ये टोटल यात्रा थी। कई बार क्या है एग्जाम में ये पूछेगा 241 मील भी देगा, 241 किलोमीटर भी देगा। स्टूडेंट मील और किलोमीटर जरूर देख लेना है ऑप्शन में, बात समझ रहे हैं। अगर मान के चलो आप मील पढ़ के गए और जल्दबाजी में ऑप्शन में ए में ही रख रखा, उन्होंने 241 ही रख रखा, लेकिन किलोमीटर है बाद में लिखा, मील नीचे वाले में लिख रखा है, तो इस विशेष बात को आप जरूर याद रखना, क्योंकि यही गलती होने वाली है। तो याद आगे लिख लें, 241 मील का ये मार्च था। और मील आप जानते ही होंगे 1.6 होता है 1 किलोमीटर। एक मील में मील में जो हाइट होती है कितनी होती है? 1.6। तो 241 मील, और आगे लिख लें अगर किलोमीटर भविष्य में पूछे तो 386 किलोमीटर। अब दोनों याद रखने स्टूडेंट, जो भी पूछे वो बता दो।
386 किलोमीटर या 241 मील का मार्च था ये। कौन सा? दांडी मार्च। बस मैं एक बात इसलिए अपनी तरफ से बताना चाह रहा, जहाँ तक मुझे परीक्षाओं का अनुभव है, जितना मेरे पास है, मैं ये बताना चाह रहा कि वो ऐसा कर सकते हैं कभी भविष्य में। 386 किलोमीटर 386 मील दोनों नीचे ऊपर नीचे लिखेंगे, जिससे कि स्टूडेंट पक्का गलती कर सकता है वहाँ पे जल्दबाजी में। 241 मील 241 किलोमीटर, तो मील और किलोमीटर एक बार ज़रूर देख लें परीक्षा में करने से पहले, ठीक है। तो 241 मील और 386 किलोमीटर का ये मार्च था। जब इतना लंबा मार्च किया तो कब गांधी जी दांडी पहुँचे, यानी कि दांडी तक का मार्च था। तो इसका मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो नोट करके लिखेंगे ज़रा। इस ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत, इस ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत गुजरात के साबरमती आश्रम से हुई। गुजरात के साबरमती आश्रम से हुई। इस ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत गुजरात के साबरमती आश्रम से हुई, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, कई बार पूछा जाएगा। इस ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत गुजरात के साबरमती, ये मुझे लग रहा शायद पीछे लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया, ठीक है, अभी लेटेस्ट में जो हुई है। क्लियर? अब ध्यान देना है ये मार्च कहाँ से कहाँ तक था, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर और आगे लिख लें 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। ये डेट याद होनी चाहिए आपको, 5 अप्रैल 1930 को। पाँच अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। विद डेट आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी दांडी कब पहुंचे। 5 अप्रैल 1930 को कब पहुंचे गांधी जी? दांडी पहुंचे। अभी हाल ही में कुछ समय पहले DSSB का एक एग्जाम हुआ, PGT का, यानी कि दिल्ली बोर्ड का जो होता है, जैसे SSC होती है ऐसे ही दिल्ली में एक बोर्ड होता है DSSB, उसमें ये सवाल पूछा गया। और इसके अलावा भी कई एग्जाम में है, कभी भविष्य में आपसे भी पूछा जाए। याद रखें दांडी कहाँ पर स्थित है, तो दांडी गुजरात में नौसारी ज़िले में है। उसमें ज़िला पूछा गया, चूँकि ये ऐतिहासिक मार्च था, छोटा मोटा मार्च नहीं था। तो दांडी जो है गुजरात के नौसारी ज़िले में है। और वही एग्जाम में पूछा गया कि दांडी कहाँ पर स्थित है, गुजरात नहीं पूछा, ज़िला पूछा था उन्होंने। तो याद रखना दांडी गुजरात के नौसारी ज़िले में है, ये पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से याद रखें। नौसारी ज़िला गुजरात। नौसारी जिला 5 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पहुँचे। क्लियर? अब नेक्स्ट ये याद रखना, देखिए अब इसी डेट में आप इसलिए कंफ्यूज ना हो, पहुँचे ये 5 तारीख को थे और 6 तारीख को इन्होंने समुद्र के किनारे नमक बनाया था। तो 5 और 6 में कंफ्यूज ना हो। अगर कभी भविष्य में ये सवाल बन जाए कि गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान किस तिथि को नमक बनाकर इस कानून का विरोध किया था, अगर भविष्य में ऐसा पूछा जाए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा पूछ ले, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इधर एक बार देख लें। गांधी जी ने किस तिथि को दांडी मार्च के दौरान किस तिथि को नमक बनाकर अंग्रेज कानून का विरोध किया था, तो 5 और 6 में कंफ्यूज ना हो। 6 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल को तो वो पहुँचे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को ध्यान से देखेंगे, ये डेट है वो जब गांधी जी ने नमक बनाया समुद्र के किनारे जाकर। तो ध्यान से लिख लें 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर इसे बंद कर दो, चलो गर्मी लग रही है, तुम बादाम खा रहे हो। 6 अप्रैल 1930 को ध्यान से सुनना है, नमक बनाकर अंग्रेज कानून का विरोध किया। बस इतना लिख लो, नमक बनाकर अंग्रेज कानून का विरोध किया। नमक बनाकर अंग्रेज कानून का विरोध किया।
यानी कि फाइनली जो डेट आई वो ये थी जिस दिन गांधी जी ने इस कानून का कंप्लीट रूप से विरोध कर दिया। क्योंकि अंग्रेज़ सरकार ने क्या कर रखा था, अंग्रेज़ सरकार ने तो एक काम कर रखा था, नमक पे भी कर लगा दिया था। अब आप देख लो, नमक पे भी कर, यानी कि मैक्सिमम पैसा खींच रहे थे भारत का यहाँ से। ठीक है, एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने लास्ट पढ़ा चुका, वैसे मैं इसे इकोनॉमिक्स की जब क्लास ली मैंने बीच में पढ़ाया भी है, ड्रेन थ्योरी। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, छाप लेना, भविष्य में हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? ड्रेन थ्योरी अर्थात हिंदी में निष्कासन का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी। ये पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में। इसका सही मायने में एक ही अर्थ है, आप ये याद रखिए। दादा भाई नेरोजी ने क्या बताया इस सिद्धांत में कि भारत से पैसा कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था। अंग्रेज पैसा खींच रहे थे भारत से अपनी तरफ, भारत को कुछ नहीं दे रहे थे उसके बदले में। उसके बदले में भी भारत को कुछ नहीं मिल रहा था, भारत से पैसा कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। इस सिद्धांत की अगर किसी ने व्याख्या की तो वो दादा भाई नेरोजी ने की थी। 2-3 तरीके से ये सवाल पूछा भी जाता है, बात आ गई है, मैं बता भी दिया। ड्रेन थ्योरी से संबंधित कौन है? दादा भाई नेरोजी। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेरोजी। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेरोजी। तो ये सवाल भी हमें कई बार क्लियर होना चाहिए, वैसे मैंने लास्ट बताया भी। जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर इस कानून का विरोध कर दिया, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई भी जो एक मेन नेतृत्वकर्ता होता है, अगर वो इस तरीके से कर देता तो आंदोलन ज़्यादा तगड़ा जोर पकड़ जाता है। तो अगर हम इस तरीके से देखें, मेन आंदोलन की शुरुआत कब हुई इसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो 6 अप्रैल 1930 से ही इसकी मोस्टली शुरुआत हुई। अगर अब कभी भविष्य में पूछा जाए कि भाई मेन शुरुआत कब हुई थी, तो मेन दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई, ध्यान से सुनना। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। क्लियर? तो आगे लिख लें। इसके बाद यह आंदोलन संपूर्ण देश में व्यापक रूप से फैल गया, यानी कि बड़े लेवल पर फैल गया। व्यापक का मतलब होता बड़ा, व्यापक रूप से फैल गया। अब व्यापक रूप तो ले ही लेता, चूंकि गांधी जी ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्योंकि उस समय क्या है, गांधी जी 1915 में तो अफ्रीका से आए, 21 साल वो अफ्रीका में रहे। भारतीय जनता ये समझती थी कि यार बहुत पढ़े लिखे आदमी है, और फिर हेवी वकील भी है, और अच्छा नेतृत्व भी कर रहे भारत में। अंग्रेज भी उनसे थोड़े से कह दो डरे हैं, क्योंकि वो भी इंग्लिश का भी यूज वो अच्छी तरीके से कर लेते थे उस समय। पढ़े लिखे आदमी है, 21 साल अफ्रीका में भी रहे, तो ये था। तब ये व्यापक रूप से फैल गया इतने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या है कि सुभाष चंद्र बोस का जो एक वक्तव्य है, ये वो सवाल बता रहा हूँ स्टूडेंट कि जहाँ तक स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ता है, लेकिन इस सवाल को नहीं पढ़ पाता है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें, ये चीज़ यहीं से जुड़कर पढ़नी चाहिए। जब ये मार्च किया था, दांडी मार्च, किसने? महात्मा गांधी ने। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नौसारी जिला तक। इस मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने विश्व के 2 लोगों से की, गांधी जी के। नोट करके वो पॉइंट लिख लें, यही पूछा जाना एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की, नोट करके लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। बस इतना लिखो। नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। सवाल कितना बढ़िया बनेगा एग्जाम में, और यही सवाल तो मॉडरेट बनाते हैं पेपर को। जब एग्जाम में ये आएगा कि भारत के किस क्रांतिकारी ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की यात्रा को
नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी, यानी कि नेपोलियन में जो पेरिस मार्च किया था नेपोलियन ने, उससे की थी। तो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की यात्रा का जो तुलना की थी वो किससे की थी? नेपोलियन के पेरिस मार्च, एक सवाल। दूसरा पूछेगा और किससे की थी? तो मुसोलिनी के रोम मार्च। दो चीज़ याद रखनी है, मुसोलिनी के रोम मार्च। एक तो नेपोलियन के पेरिस मार्च याद रखो, और एक लिख लेंगे मुसोलिनी के रोम मार्च से की। मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ये दो सवाल, दो नहीं ये 3 सवाल हैं अगर सही मायने में अगर हम देखें। अगर पूछे किस क्रांतिकारी ने ऐसी बात कही है? सुभाष चंद्र बोस। दूसरा सवाल, नेपोलियन गांधी जी की किस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की जाती है? दांडी मार्च। गांधी जी की किस मार्च की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है? दांडी मार्च। क्योंकि हम दांडी मार्च पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इतना नहीं पढ़ पाते हैं तो समझो कहीं ना कहीं हम अधूरा भी पढ़ रहे हैं, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद नेक्स्ट जब पूरा का पूरा शुरू हो गया ये आंदोलन, तो किस किस तरीके से ये फैला? तो स्टूडेंट जब आप भारत के मैप में देखोगे तो पूरा भारत अलग है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट भारत ये है जिसको हम पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं, जैसे कि असम, मणिपुर वगैरह ये सब। एक आप देखेंगे उत्तर भारत है, उत्तर पश्चिम भारत जिसको पश्चिमोत्तर भारत भी बोला जाता है, और एक साउथ इंडिया है जिसको नीचे वाला है तमिलनाडु वगैरह ये सब, है ना। तो यहाँ से जो बिल्कुल जो सटीक क्वेश्चन एग्जाम में छपने हैं थोड़ा उन पर ध्यान देंगे। तो इसमें क्या है, अभी हम इसे किस आंदोलन कह रहे हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुई इसकी शुरुआत? 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नॉर्थ ईस्ट में किस नाम से जाना गया? इसका नाम बिल्कुल वहाँ पर अलग था, आंदोलन यही था। नोट करके लिख लें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्वोत्तर भारत में, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा, लिख लें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्वोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्वोत्तर भारत में जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन होगा एकदम, जब भी पूछा जाएगा। जियाल रंग आंदोलन, जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कभी भूगोल पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा, वैसे भी स्टूडेंट सब जानते ही हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, मेघालय, मणिपुर ये सब, ठीक है। तो जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये हमें याद होना चाहिए। बढ़िया सवाल बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो हिस्सा है उत्तर पश्चिम, और इसको पश्चिम उत्तर बोला जाता है, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व कोई और कर रहे थे, अब आंदोलन यही था, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको स्टूडेंट अलग तरीके से तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि खुदाई खिदमतगार, पढ़े होंगे कभी, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो सीमांत गांधी जिसको कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही है, बशर्ते हम उसे अलग पढ़ लेते हैं बस, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ पश्चिम उत्तर की बात, यानी कि उत्तर पश्चिम वाला इलाका। अभी तो हमने ये पढ़ा पूर्वोत्तर में उसको किस नाम से जाना जाता है? जियाल रंग। तो आगे ये लिख लें नेक्स्ट लाइन से कि पश्चिम उत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व, पश्चिम उत्तर भारत में पश्चिम उत्तर भारत में, पश्चिम उत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व लिख लिया। पश्चिम उत्तर का मतलब है वही जब हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, आप जानते होंगे रीजनिंग में कौन सी दिशा है ये? पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर ही बोलते हैं इसे, और कौन सी दिशा है ना। यानी कि
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा जो हिस्सा है वो ये है। तो पश्चिम, अगर एग्जाम में पूछा जाए पश्चिम उत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये याद रखना। और ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है जो ऊपर से पूछेगा, पूर्वोत्तर भारत में इसे किस नाम से जाना जाता था, जियाल रंग। तो पश्चिमोत्तर भारत में इसका नेतृत्व किसने किया, तो लिख लें खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। दोनों चीज़ें लिख लें, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। स्टूडेंट ये जो व्यक्ति हैं ना, ये जो व्यक्ति हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार मैंने भी वनडे एग्जाम में देखे हैं, बहुत परीक्षा में आते हैं। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने यहाँ पे कैसे किया, इसका रीजन भी बताऊंगा, है ना। तो पहले तो बस इतना क्लियर कर लो कि पश्चिमोत्तर भारत में नेतृत्व इन्होंने किया, और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता। तो इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। लेकिन हमें पूरी विषय वस्तु पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रा देखना, इसके रिलेट में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसा है, इसका रीजन क्या हुआ। तो ऐसा हुआ, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रतिपादक कौन है, खुदाई खिदमतगार, ये पूछा जाता। तो उसके यही हैं, कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो नेक्स्ट इस नीचे लिखेंगे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक, खुदाई खिदमतगार, ये भी एक आंदोलन था स्टूडेंट। अब आपके समझ में आएगा कि ये ऐसे कैसे हो गए, एक साथ कैसे हुआ। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा यहाँ से, जो मोस्टली बुकों में सीधा देखने पर नहीं मिलेगा। तो एक तो ये बात दिमाग में बैठा लो, ये सीधा क्वेश्चन है जो जीडी के हिसाब से भी है, कांस्टेबल के हिसाब से भी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो लिख लें 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में हुई थी। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या था, ये जो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, तो इनसे रिलेट में कुछ छोटे से पॉइंट हैं, उन्हें आप याद रखें। एक तो यही है कि इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्लियर। एक इन्हें बादशाह खां भी कहा जाता है, अगर कभी भविष्य में ये भी पूछे तो इनके रिलेट में क्वेश्चन याद रखेंगे कि इन्हें बादशाह खां भी कहा जाता है। बादशाह, एक वो भी बादशाह हैं जो कई बार जी सिनेमा पर उनमें आते रहे, वो चश्मा न लगा लेते हैं और उसमें ताश से चमक जामे वो, है ना, और सामने वाला सोचे कि अरे इन पे तो ये वाले पत्ता हैं, और वो फेंक दें और फिर देखे तो ये तो चश्मा ही ऐसा अरे वो वाला देखा होगा तुमने, बादशाह है। तो ऐसे भी बादशाह, पर इनको भी बादशाह खां की उपाधि दी गई। ये कभी पूछा जा सकता है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता, बादशाह खां। और लिख लें फ़ख्र ए अफ़गान, फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि भी खान अब्दुल गफ्फार खां को दी गई। बस इतने पॉइंट क्लियर होने चाहिए। फ़ख्र ए अफ़गान, फ़ख्र ए अफ़गान। इतना याद कर लो, आप हर एग्जाम में टॉप मारोगे। बस इतना याद करना इनसे रिलेटेड। अभी मैं लास्ट पॉइंट और बताने वाला हूँ, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, मतलब नेतृत्व किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, इन्हें बादशाह खां भी कहा जाता था, इन्हें फ़ख्र अफ़गान की उपाधि भी दी गई थी। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन जिसकी शुरुआत 1929 में हुई, इसके नेतृत्व किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है। अब आप समझेंगे कि भाई ये यहाँ तक कैसे पहुँच गया सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। तो चूँकि इसकी शुरुआत कब हुई है 1929 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई है 1930 में, 6 अप्रैल 1930 को। दोनों एक कैसे हुए, तो चूँकि इनका भी आंदोलन वही था कि अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करना,
भाई सीधी सी बात है, इनका भी आंदोलन अंग्रेजी नीति का विरोध करना था। ये आंदोलन जो शुरुआत हुआ, इनका भी आंदोलन का उद्देश्य एक ही था, अंग्रेजी नीति का विरोध करना। ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था, इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे। जरा अगली लाइन से लिखेंगे, इस आंदोलन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे। इस आंदोलन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे। इस आंदोलन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। अगर भविष्य में ये सवाल कभी एग्जाम में बन जाए कि लाल कुर्ती आंदोलन किसको कहा जाता है, तो लाल कुर्ती आंदोलन खुदाई खिदमतगार आंदोलन को कहा जाता है, पहली बात। दूसरा, इसकी शुरुआत कब हुई? 1929 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान अर्थात सीमांत गांधी ने किया था। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई इनसे ये ऐसे कैसे हुए? बस वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, चूँकि दोनों आंदोलन का उद्देश्य एक ही था। ये भी अंग्रेजी नीति का बहिष्कार कर रहे थे, लाल कुर्ती आंदोलन वाले लोग, और सविनय अवज्ञा आंदोलन वाले लोग भी इनका ब्रिटिश सरकार के जो नीति थी, पॉलिसी थी, इनका विरोध कर रहे थे। ठीक है। अब चूँकि दोनों का ही उद्देश्य एक था, अब आगे चल के एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एसआई के हिसाब से भी क्या बनेगा, उसे मैं बताऊंगा भी कैसा बनेगा भविष्य में। लेकिन पहले इस बात को सुनना है, ये जो खुदाई खिदमतगार वाले जो ये लोग थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ अन्य भी मुस्लिम लोग होंगे, इन्होंने मुस्लिम लीग में विलय नहीं किया अपना। ये हमें बहुत बेहतरीन मालूम होना चाहिए। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इनका इसमें विलय उन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो विलय किया अपना आंदोलन का, किसमें किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तभी तो ये जाके दोनों एक हुए, और इसीलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व पूरे पश्चिम भारत में किया। ऐसा ही नहीं हुआ, ये अलग अलग थे लेकिन बाद में जाके एक हुए। लास्ट लाइन में ये लिख लें, लाल कुर्ती आंदोलन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। लाल कुर्ती आंदोलन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लाल कुर्ती आंदोलन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। क्लियर? नोट करके इस पॉइंट को जरूर लिख लें। AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इसका विलय नहीं हुआ, ये हमें याद होना चाहिए स्टूडेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इसका विलय नहीं हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका विलय हुआ, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इन्होंने अपना विलय नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये इन्होंने विलय नहीं किया, विलय नहीं किया। सवाल क्या था जो मैं बता रहा हूँ? देखिए सुनिए, सवाल क्या आएगा एसआई के हिसाब से या किसी अच्छे एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, सवाल ये था जो मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तभी सवाल हो पाएगा। कंसेप्ट सुनने के बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है, विचार करो। पहला कथन बोल रहा हूँ मैं, लाल कुर्ती आंदोलन का विलय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में हुआ। दूसरा कथन, लाल कुर्ती आंदोलन का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हुआ। तीसरा कथन, लाल कुर्ती आंदोलन का विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में हुआ। चौथा कथन, लाल कुर्ती आंदोलन के लोग लाल कुर्ती पहनते थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से जब आएंगे कि ए ऑप्शन 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन 2 3 सही है, या 1 2 3 4 सही है, इस वाले कंसेप्ट को करने के लिए हमें ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, तभी कर पाओगे, है ना। तो इतना याद रखना है। और इसके बाद जो इसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान का, तो कभी भविष्य में अगर आपसे पूछी जाए कि पख्तून पत्रिका के संपादक कौन थे, पख्तून इनकी सबसे फेमस पत्रिका रही है, तो लिख लें
पख्तून पत्रिका के संपादक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। पख्तून, मैं सामने लिख भी रहा हूँ, देख के लिख लेंगे। पख्तून, पे आधा खे, ते पे बड़े ऊ की मात्रा न, पख्तून। पख्तून पत्रिका के संपादक कौन थे, लिख लें। पख्तून पत्रिका के संपादक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। चूँकि हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो हमें इसके दाएं बाएं के भी क्वेश्चन कई बार क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसे हमें स्पेशली फिर अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब इस पत्रिका को आगे चल के दूसरा नाम दे दिया गया, तो दोनों ही याद रखो। आगे लिख लें, आगे चलकर यह पत्रिका 10 रोज़ा के नाम से जानी गई। आगे चलकर यह पत्रिका 10 रोज़ा के नाम से जानी गई। 10 रोज़ा के नाम से जानी गई। यानी कि 2 सवाल हैं स्टूडेंट, अगर सही तरीके से देखोगे मेरे हिसाब से तो 2 सवाल आपके बिल्कुल स्पष्ट हो रहे होंगे। अगर एग्जाम में पूछेगा, एक तो ये पूछेगा कि पख्तून पत्रिका के संपादक कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। चूँकि हम उनकी बात कर रहे हैं तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, इसको आगे चलकर किस नाम से जाना गया, 10 रोज़ा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब साउथ में चला था, तो साउथ में इसका नेतृत्व किसने किया, कुछ जगह पर। तो साउथ से पहले चूंकि मध्य भारत भी पड़ता है, जैसे कि मध्य प्रदेश है हमारा, ये बिल्कुल मिडिवल में आता है। तो एक लाइन में नोट करके लिख लें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व डाकू मंगल सिंह ने किया। डाकू मंगल सिंह ने किया। ये सवाल सीधा वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, डाकू मंगल सिंह के द्वारा किया गया। छतरपुर मध्य प्रदेश में ही है, ये भी याद रखना, एमपी। ये एमपी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद पहुंच जाइए, अगर मैं बात करूं केरल की और तमिलनाडु वगैरह की, तो वहाँ से आप 2 लाइन और लिखेंगे, फिर हम इसको पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आगे लिखें दक्षिण में, दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने ये वही सी राजगोपालाचारी हैं स्टूडेंट जो भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी हैं, ऐसा ही है। तो दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने, तो अगर मैं जीडी के भी हिसाब से बात करूं तो सीधा एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व किसने किया, सी राजगोपालाचारी ने। लेकिन अगर बड़े लेवल पे कभी सीधा पूछ लिया जाए कि इन्होंने भी चूंकि मार्च छोटा सा निकाला था, तो लिख लेंगे इन्होंने त्रिचिनापल्ली से लेकर बंदोखम तक यात्रा की। त्रिचिनापल्ली यानी कि तमिलनाडु, त्रिचिनापल्ली से लेकर बंदोखम तक यात्रा की। तो मैं वही लिख रहा हूँ, बस उतना ही लिख लेंगे, त्रिचिनापल्ली। त्रिचिनापल्ली से लेकर बंदोखम तक की यात्रा की। बस ये नाम याद रखना आपको। ये इन्होंने इसका विरोध किया, यानी कि इन्होंने भी इस आंदोलन का साउथ में, तमिलनाडु में, विशेष रूप से याद रखना तमिलनाडु। अगर कभी पूछ, क्योंकि त्रिचिनापल्ली जो है ये तमिलनाडु में ही है, तो ये वही तमिलनाडु आप देखते होंगे। साइड में आप देखेंगे भारत के मैप पर, जब नीचे जाकर देखेंगे तमिलनाडु है बिल्कुल लास्ट वाला, है ना। और तमिलनाडु का जो समुद्र तट है, समझ रहे हैं,
उसे कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन फिर भी याद रखो कि जो तमिलनाडु का जो समुद्री तट वाला इलाका है उसे किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। और अगर इस बात की, अगर जस्ट इसके ईस्ट साइड आ जाएं यानी कि केरल में, तो उस तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अरे क्लियर। तो इन्होंने ये यात्रा की। इसके बाद ध्यान देंगे केरल में किसने थोड़ा सा नेतृत्व किया। वैसे केरल वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन हो सकता भविष्य में आ जाए, चूँकि एक ही लाइन याद करनी है। तो तमिलनाडु में तो सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से लेकर बंदोखम तक यात्रा की। लिख लें केरल में, एक लाइन इसमें लिखनी है, केरल में केलपन्ने, केरल में केलपन्ने, केलपन, केरल में केलपन और टी के माधवन ने, दो नाम याद रखने, टी के माधवन। ये दो नाम आप दिमाग में बैठाइए। केरल का मामला, केरल में केलपन ने और टी के माधवन ने, लिख लें, कालीकट से लेकर पय्यानूर तक यात्रा की। कालीकट से लेकर पय्यानूर तक यात्रा की। कालीकट से लेकर पय्यानूर तक यात्रा की, ठीक है जी। अरे क्लियर। सबसे जो ऐसा सवाल है कि जो आपको मोस्टली, वैसे तो बुकों में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन भविष्य में कभी परीक्षा में ज़रूर दिखाई देगा। महिला सभी में थोड़ी बहुत भाग लेती भी थी, इंडिया के किसी भी जो उस समय आंदोलन होते थे तत्काल में। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि वह भारत का कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने विशेष रूप से महिलाओं को भाग लेने के लिए कहा था, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। इसे नोट करके लिखिए। इस आंदोलन में गांधी जी ने इस आंदोलन में गांधी जी ने विशेष रूप से महिलाओं को भाग लेने के लिए कहा था। महिलाओं को भाग लेने के लिए कहा था, क्योंकि अंग्रेज कुछ तो शर्म करेंगे ही। ऐसा ही है मेरे हिसाब से, तो ऐसा ही है भाई। महिलाओं को विशेष रूप से, अब यही क्वेश्चन बताने के लिए मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। अगर कभी भविष्य में पूछा जाए कि गांधी जी ने किस आंदोलन में भारत में पहली बार महिलाओं को विशेष रूप से, गांधी जी ने पहली बार महिलाओं को विशेष रूप से भाग लेने के लिए कहा था कि आप भी आओ साथ, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह हमें मालूम होना चाहिए। इस आंदोलन का गांधी जी ने उद्देश्य क्या रखा था, तो देखिए अब तक हम केवल ये पढ़ते जा रहे हैं कि क्या है, कहाँ है, कैसे है। इसका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, बहिष्कार। लेकिन बहिष्कार किस चीज़ों का हुआ, एक लाइन में लिख लेना है, विदेशी कपड़े और शराब का बहिष्कार इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। एक लाइन में, विदेशी कपड़े और शराब, विदेशी कपड़े और शराब इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था जो गांधी जी ने रखा था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, शराब का बहिष्कार करो। ये एक लाइन का सवाल है जो कई बार भविष्य में पूछा जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर। अब फाइनली कुछ चीज़ें सुननी हैं
क्योंकि अब हम बिल्कुल लास्ट फिनिश पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि अगर आप इन पॉइंटों को लास्ट में जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इन्हें पढ़ने के बाद मुझे लगता नहीं है कि लाइफ में जब तक सेलेक्ट होंगे कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपसे कोई पूछता भी है कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो क्या बेस पॉइंट रखा था, उद्देश्य क्या रखा था, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, शराब का बहिष्कार करो। अब अगर गांधी जी जो मेन नेतृत्व करता हैं वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित है लोगों पे तो फ़र्क पड़ना ही है, ऐसा ही है। तो क्या हुआ, देखिए इस आंदोलन का कितना बड़ा फैक्ट अंग्रेज़ों पर पड़ा। भारत में आयात घटकर 33% हो गया। आयात का मतलब होता है बाहर से सामान आना, और निर्यात का मतलब होता है जाना। तो जो आ रहा था वो घट गया कितना, 33%। बड़े रैंक के सवाल हैं ये, फिर भी केवल सुनने अच्छी तरीके से। जब 1/3 रह गया तो सीधी सी बात है बहुत कुछ घट गया। घटना तो अपने आप ही था जब विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार हो रहा, शराब का भी, अन्य बहिष्कार भी चल रहे हैं। इसके अलावा याद रखेंगे 14 अंग्रेजी मिलें मुंबई में बंद हो गई। 14 अंग्रेजी जो मिल थी, जो इनकी कपड़े मिल जो चल रही थी इनकी अंग्रेज़ों की, वो भी बंद हो गई, क्योंकि आंदोलन का प्रभाव पड़ना ही पड़ना था इतना बड़ा। जो प्रभाव पड़ा, मैं पहले इस बात को बता चुका, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है तो वो यही है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जो था, जो यानी कि भारतीय लोग थे वो सूती वस्त्र बनाते थे, उसमें वृद्धि हुई। उसमें वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि भारतीय लोग अपनी तरफ गए कि हमें अपने से लेना है, ताकि हम इनकम भी अपने को ही होगी, ठीक है। तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि हुई। अब मैं एक सवाल आपके सामने बोल रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए है, ऐसा सवाल कभी एसआई वगैरह जब 2 स्टार और कैप लगाने की नौकरी कभी दे रहे होंगे या उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तब ये सवाल पूछा जाएगा। दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनना। पहला कथन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजी व्यापार घटकर 33% रह गया। दूसरा पॉइंट, इस आंदोलन के दौरान 14 अंग्रेजी मिलें मुंबई में बंद हो गईं। तीसरा पॉइंट है जो याद रखना है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि हुई। ऑप्शन क्या होंगे, कथन ए ऑप्शन, कथन 1, 2 दोनों सही हैं। बी ऑप्शन, कथन 1 और 3 दोनों सही हैं। कथन सी केवल 3 सही है। डी आगे और दे दिया जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए हमें ये जो क्लियरली कुछ पॉइंट हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। लास्ट जरा इस पॉइंट को लिख लें हिंट पॉइंटों में, कि इस आंदोलन में अंग्रेजी आयात घटकर 33% रह गया। इस आंदोलन में आयात घटकर 33% रह गया। चौदह अंग्रेजी मिलें मुंबई में बंद हो गई। 14 अंग्रेजी मिलें मुंबई में बंद हो गई। 14 अंग्रेजी मिलें मुंबई में बंद हो गई। और आगे लिख लें, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि हुई। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में वृद्धि हुई। क्लियर। अब लास्ट जो पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट, जो क्लास का बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर मैं जाने वाला हूँ, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ से हमारी ये जो क्लास है आज की फ़िलहाल की ये पूरी हो जाएगी। अब अंग्रेज क्या है कि जिस आंदोलन को भी दबाते थे भारत में, उनका वो ये क्रूरतापूर्वक कार्य होते थे, या तो वो डंडा वंडा बजा के या मारकाट वाला सिस्टम, जैसे कि हमने पीछे पड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड, गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है, जनरल डायर ने। तो इन सब चीज़ों का ऐसा करते थे। तो इसमें भी इन्होंने इस आंदोलन को दबाने का एक तरीका अपनाया, वही क्रूरता वाला। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी सहित बहुत सारे क्रांतिकारी सारे जेल में बंद कर दिए गए। लगभग 90,000 1 लाख लोग जेल में डाल दिए गए, गांधी जी सहित। अब हमें अन्य की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी जी में नेतृत्व करता थे। तो कभी पूछा जा सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया था। हमें केवल ये बात याद रखनी है, जेल में तो सभी बंद हुए, ठीक है।
तो इसमें ज़रा लिखेंगे, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में बंद किया गया। लिख लें, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में बंद किया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को पुणे की यरवदा जेल में बंद किया गया। तभी तो आगे चल के सेगमेंट समझ में आएगा। बताइए स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर हुई आपके? पुणे की यरवदा जेल, यरवदा, अरे जिससे अभी संजय दत्त निकले, संजय दत्त भी तो वहीं रहे, यरवदा जेल में, महाराष्ट्र, पूना। क्लियर? इतना क्लियर हुआ सभी के? तो मेरा कहने का अर्थ ये है, आपको किसी भी एग्जाम में, देखिए मैं क्लियर कर दूं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम देखें तो आपको सिर्फ इतना पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो क्लास है, ये जो मैंने विशेष रूप से ये क्लास दी है, ध्यान से सुनना है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर अगर कभी भविष्य में एग्ज़ाम दो उसके लिए भी है, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी वीडियो, यूपी लेखपाल, यानी कि स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है ना। तो इस ये ऐसी क्लास है, तो मैं यही कहूँगा कि इस तरीके से हमें पढ़ना है। हम और थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं कल से। क्लियर? तो स्टूडेंट, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ने के लिए गुरु शिखर एकेडमी, गुलाबटी भटौना हाउस के पास और नवीन फास्ट फूड के ऊपर संपर्क ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।